जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम पूरे के पूरे एथिक्स को कवर करेंगे और बीच-बीच में हम जीएस के सब्जेक्ट्स को भी लेते जाएँगे। और हमारा मेन एम क्या रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें आंसर नहीं लिखना है, बल्कि जो आंसर में मेन कीवर्ड्स हैं, उसको पकड़ने हैं, उसको लिखने हैं और कितना कब लिखना है, वो भी देखना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ कि भई कितना लिखना चाहिए कौन से आंसर में। तो देखिए, ये यूपीएससी की ही भई हम बुकलेट लेके आए हैं। जो यूपीएससी की मेंस का कंपल्सरी पेपर होता है, वहाँ पे ना यूपीएससी ऐसा एक देता है कि आपको भई समरी लिखनी होती है और वो समरी में देखो कैसे बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कि भई 10 वर्ड, देखो 10 ये सब क्या लिखा है, 10, 20, 70 ये वर्ड्स लिखे हैं और देखो वर्ड्स लिखने की जगह दे रखी है बाकायदा कि भई 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको यही बोलता हूँ हमेशा कि भई एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द लिखिए या 6 लिख लीजिए अगर छोटे-छोटे शब्द हैं तो। या फिर 3-4 भी चल जाएगा। पर देखो यूपीएससी का माइंडसेट क्या है कि एक पेज में आप 70 लिख रहे हो और दूसरे पेज में आप 80 लिख रहे हो। क्यों दूसरे पेज में 80? क्योंकि फर्स्ट में तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन टोटल जब आप पूरे के पूरे 2 पेज भरोगे, एंड तक 2 पेज भरोगे, तब जाके आपके 150 वर्ड्स बनेंगे। और अगर हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना होता है? 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। अभी हम अगर यहाँ पे ही अपना आंसर छोड़ देंगे, मतलब दूसरे पेज में आधा ही छोड़ देंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ 110 या 100 वर्ड्स लिखे हैं, तो मार्क्स तो मिलने से रहे भई। तो मेन गोल क्या रहेगा कि भई अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 मार्कर है, तो हम पूरे के पूरे 2 पेज भरेंगे और अगर 15 मार्कर है, तो पूरे के पूरे 3 पेज भरेंगे। और ये मैंने बता दिया कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आखिर तक लिखना ज़रूरी है। ओके, अभी चलिए हम आंसर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भई मैंने ईआई को उठाया है, ईआई स्टैंड्स फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता है और इसीलिए हम इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये छोटा भी है और उसके बाद दूसरे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम पीछे से चल रहे हैं कि पुराना क्वेश्चन सबसे पहले, फिर सबसे बाद में सबसे नया। ओके, अभी ना सबसे पहले हमें समझना क्या है कि कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो, इवन व्हेन कि ये आपका पहला आंसर होगा, तो भी कौन-सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक तो मैंने आपको वर्ड लिमिट बता दी कि एंड तक लिखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुकिए। फर्स्ट हमारा सीन क्या है कि भई वर्ड लिमिट में लिखना है, ठीक है? वर्ड लिमिट। भाई देखो, इवन व्हेन आपको ये बोरिंग लग रहा है ना, तो भी आपको पूरा देखो, क्योंकि यही आपको ये पहला आंसर अगर आपका होने वाला है, क्योंकि मुझे जो देख रहे हैं वो शायद सारे के सारे न्यूबीज़ हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। वर्ड लिमिट में लिखना है कि पूरे के पूरे आप 2 पेज भरोगे एंड तक, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम। दूसरा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी पूछा गया है, उसका ए टू ज़ेड आपको डिमांड मेट करनी है। डिमांड, ठीक है? डिमांड कैसे पकड़नी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तीसरा, कोई भी क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, उस सारे सारे हर एक क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उस कीवर्ड्स को आपको लिखना ही लिखना है। बस ये 3 चीज़ आप करते हो, दैट्स इट। आपका काम बन गया। ये हर एक सब्जेक्ट में लागू हो पड़ेगा, ठीक है? हर एक में। ऑप्शनल में भी होगा और जीएस में भी होगा। अभी एथिक्स में क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम्पल्स लिखने हैं। हो सके उतने एग्ज़ाम्पल्स लिखो, दैट्स इट। ये बस 4 चीज़ें ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप ईज़िली उसमें स्कोर अच्छा करोगे ही करोगे। और हाँ, 5वां भी याद रखिए, बेस्ट आंसर के पीछे मत भागिए, ये कभी भी आपका नहीं हो पाएगा। बेस्ट आंसर कुछ होता ही नहीं है। इट्स जस्ट सब्जेक्टिव कि किसी को क्या लगेगा बेस्ट। चलो, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, यही सबसे मेन है। चलिए, अभी जो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? हाउ इट कैन बी डेवलप्ड इन पीपल एंड हाउ डज़ इट हेल्प इन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस? देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितने डायमेंशंस पूछे गए हैं, डिमांड क्या है? तो भाई पहली डिमांड है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या पूछा गया है? हाउ इट कैन बी डेवलप्ड, ये सेकंड हो गया, तो दूसरी। और तीसरी चीज़ क्या पूछी गई है कि भाई एथिकल डिसीजन में ये कैसे काम आएगा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो अभी हम कोई भी हम जो भी आंसर लिख रहे हैं ना, उसमें ये 3 डायमेंशन तो दिखने ही चाहिए, दैट्स इट। अगर इतना ही आपने कर दिया है, तो समझ लीजिए आप अच्छा तो स्कोर कर ही रहे हो। फिर आपका कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी देखो, सिर्फ हमारा काम ये तो नहीं है कि लिखना कैसे है, समझना भी है हमें थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ कि आप में से सारों ने भी अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा एथिक्स, तो भई कैसे करना है?
देखो ये ईआई का क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? मैं समझा भी देता हूँ, अगर आपको नहीं सुनना आप थोड़ा स्किप कर देना, ठीक है? अगर आपको पता है तो। तो जभी भी ईआई के ऊपर क्वेश्चन आता है, 2 चीज़ें आपको ध्यान सबसे पहले ईआई का मतलब क्या होता है? कि भई जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस, ई फॉर इमोशंस, उसको सबसे पहले समझना, ठीक है? अंडरस्टैंड। फिर अगर आप समझ गए हो, तो उसको मैनेज करना, कि मैनेज मतलब कि भई मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं वो गुस्से को मैनेज कर रहा हूँ। तो भई अंडरस्टैंड, मैनेज और एक समझ लीजिए गुस्सा भी इमोशन है या फिर कोई और इमोशन आ रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड, मैनेज किया, साथ ही साथ उसको मैंने यूज़ भी किया। समझ लीजिए मुझे बहुत मोटिवेशन आ गया था, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इसको चैनलाइज़ कैसे किया जाए। तो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और यूज़ करना, वो भी हमारी डे टू डे लाइफ में, अगर मैं सिविल सर्वेंट हूँ तो भी, अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूँ तो भी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ईआई। और ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये भाई डेफिनेशन है डैनियल गोलमैन की। ओके? अभी जभी भी आपको क्वेश्चन आता है ईआई के ऊपर, आप यही डेफिनेशन लिखोगे, दैट्स इट। अभी ये आपने अभी देखो सारे के सारे जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ऐसे ही पपलू कोई भी डेफिनेशन लिख दी। हमने भी डेफिनेशन कुछ खास नहीं लिखी है, बट स्कॉलर का नाम दे दिया है कि भाई ये डेफिनेशन इस बंदे ने दी हुई है, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपको इसका रट्टा मारना है कि भाई कोई भी क्वेश्चन आएगा ईआई के ऊपर, उसका इंट्रोडक्शन मैं यही दूंगा। ओके, दूसरी बात क्या है कि ईआई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, 5 चीजें आपकी कंफर्म रहेगी। क्या कंफर्म रहेगी? कि आपको ये वो उसके कीवर्ड्स हैं। ये हो गया आपका का इंट्रो, ठीक है? फिर आपके कीवर्ड्स क्या रहेंगे? जब भी क्वेश्चन ईआई के ऊपर है, तो आपके कीवर्ड है सेल्फ अवेयरनेस, फिर है सेल्फ रेगुलेशन, देन एम्पैथी, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल। अब ये देखो 5 है और यही पाँचों आपको हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना है। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एआई से इस बार भई 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन पूछ लिए। 1 ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएँगे, दैट्स इट। तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये 5 चीज़ों को यूज़ करना ही करना है। मतलब क्या है इन 5 चीज़ों का? तो देखो जो भी एआई होता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयर, कि मैं खुद तो अवेयर हूँ कि मेरे इमोशंस हैं क्या? अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ठीक है? फिर जो अवेयरनेस आ गई है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, अगर वो अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी, रेगुलेशन तो नीड है भई। फिर जो इमोशंस हैं मेरे, जो भी इमोशंस हैं, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब कि भई एम्पैथी का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता हो तो भई सबसे पहले देखो होती है एथिक्स के अंदर सिम्पैथी। सिम्पैथी सिम्पैथी मतलब किसी भी चीज़ को जानना, समझना, कि समझ लीजिए कि भई किसी का फ़ोन टूट गया है, मेरे दोस्त का फ़ोन टूट गया समझ लीजिए, तो मैं भी मानता हूँ, उसको सिम्पैथी देता हूँ कि हाँ यार भई कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, एटसेट्रा, एटसेट्रा। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है कि भई उसका फ़ोन टूट गया, उसके दर्द को मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ, कि भई तुझे कैसा लग रहा हो वो मैं खुद फ़ील कर पा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे था कि सिर्फ़ उसको भई थोड़ा कंसोल करना कि हाँ भई तेरा टूट गया, बुरा लगा। यहाँ पे है मैं फ़ील भी कर रहा हूँ, कि ये कितना खराब हो गया। एम्पैथी के बाद आता है कंपैशन। कंपैशन में क्या होता है कि मैं सिर्फ़ फ़ील नहीं कर रहा हूँ, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ उसको। ओके? तो ये पूरा सीक्वेंस है सिम्पैथी, एम्पैथी, कंपैशन। और इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो होता है एपैथी, कि कुछ लेना-देना ही नहीं है। तो भई अगर इमोशंस हैं हमारे तो उसमें एम्पैथी होनी चाहिए कि आप दूसरे के दर्द को समझ पाओ। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करोगे तो उसका रिपरकशंस क्या आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई दुखी है, या उसको जो आप फीलिंग समझनी पड़ेगी क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हो, तो एम्पैथी ज़रूरी है। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन कि आप अपने काम में लगातार लगे रहो, इसलिए। अगर मोटिवेशन नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं होगी, ना ही काम होगा। और फिर सोशल स्किल, ताकि आप किसी भी दुःख को समझ तो रहे ही हो, साथ ही साथ आप उसको सॉल्व भी कर पाओ। आप सामने वाले को भी समझा पाओ, अपने सोशल स्किल से, कम्युनिकेशन से, कि 10 लोग अगर आपके सामने आ गए हैं कि मैं मेरी भई ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप उसको समझाओगे कैसे? इट्स डिमांड्स सोशल स्किल्स। और यही है हमारे कीवर्ड्स ईआई के। जभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आता है, आपको ये 5 चीज़ें यूज़ करनी ही करनी है कैसे भी, दैट्स इट। अभी देखिए, ये हमने देख लिया है, ठीक है, ईआई क्या होता है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं और उसका स्कॉलर कौन है। एक और चीज़ देख लेते हैं, भई एक बॉडी है हमारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
जभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भई इसमें क्या लिखना चाहिए, कंक्लूजन में या फिर इंट्रो में, तो आप इसको कोट कर दोगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी है, इसने डेफिनेटली हर एक चीज़ के ऊपर, एथिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो बोला ही है ना। और एक्चुअली में भी बोला है, मैं ये ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में भी बोला है, आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप इनको कहीं न कहीं कोट कर दोगे। ओके, बाकी गोल्डमैन भैया तो है ही, उसको तो करेंगे ही। फिर दूसरा क्या है, हर एक एग्ज़ाम्पल हमें याद रखना है, हर एक चीज़ का एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50 है, मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, आपको खुद भी बनाना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको आता है तो आपके पास पॉसिबली एग्ज़ाम्पल्स होंगे। चलिए, अभी हम आंसर को डिस्कस करते हैं। ये आपने समझ लिया कि चीज़ क्या है, अभी डिस्कशन करते हैं कि भई कैसे आपको लिखना चाहिए था। देखो, एक ही आंसर को ना हमेशा हर एक शख्स बहुत तरीके से लिख सकता है। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो पॉसिबली कोई और व हो, वो अलग तरीके से लिखे। ओके, हमने देख लिया कि भई 3 डायमेंशन है और तीनों को हमें एड्रेस करना है। ओके, सबसे पहले क्या है कि भई और हाँ, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना उसी को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 है, बट अगर आप नए हैं तो इट इज़ द बेस्ट। और इवन ये अच्छा है, यकीन मानिए, मुझे पता है ये अच्छा है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, जो भी चीज़ पूछी गई ना उसको ब्रैकेट में डालिए, वो अच्छी दिखेगी कि आप उस चीज़ को बता रहे हो। तो भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस इन एवरीडे लाइफ। कौन बोला है? डेनियल गोलमैन। और मैंने ना ये 2 तरीके से क्वेश्चन लिखा है, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि भाई अलग-अलग तरीके से आप आराम से लिख तो सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। और देखो यहाँ पे भी देख लीजिए, सेम है। Emotional intelligence means ability of an individual to understand, manage and use emotions in everyday life by Daniel Goleman। ओके, अभी ये कैसे डेवलप होता है, क्योंकि हमारा दूसरा डिमांड क्या था? पहला देखो हमने मेट कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में, तो बात खत्म हो गई कि पहली तो हो गई भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। आप चाहते तो इसमें और बता सकते थे, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला ही है ना कि एआई क्या है? एंड ये कैसे डेवलप होता है? तो एंड है तो साथों-साथ दूसरा ही वही स्टेटमेंट है, तो भई इसी को पकड़ लो, एंड कैसे डेवलप होगा? तो समझ लीजिए कि कोई बंदे के अंदर एआई है ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलता अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, कैसे उसको चैनलाइज़ करना, तो क्या करना चाहिए? आप खुद बताइए। कोई बहुत गुस्सा करता होता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? भई आप योगा कीजिए थोड़ा-सा, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, कोई जो पसंद आता है क्रिएटिव काम कीजिए, बस यही सब चीज़ें हमने लिखी हुई है। और ये एक-एक चीज़ आपको याद भी रखनी है और आपको यूज़ कर लेनी है अपने आंसर में, तो आपको याद रहेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, कैसे डेवलप होगा? तो कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग, सीबीटी। अभी ना ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। अगर आपका एटीट्यूड का क्वेश्चन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एप्टीट्यूड का है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवन पा 50 जगह पे ये यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ये सीबीटी बस एक अच्छा वर्ड है, जो कि बस यही बताता है कि भई अ, आपके जो बिहेवियर को चेंज कैसे करना है। अगर किसी का कोई अनहेल्दी बिहेवियर है, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, दैट्स इट। अभी और ये हर जगह पे यूज़ किया जाता है, आजकल स्कूल्स में, कॉलेज में, कोई बड़ी इंस्टीट्यूट्स में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भई अपना बिहेवियर अच्छा कैसे करें। तो भई अगर इमोशनल इंटेलिजेंस किसी का अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? बिहेवियर खराब है, तो बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग। अब मैंने इसका एग्ज़ाम्पल लिखा है, ये आपको अगर नहीं पता है तो याद रखना है और नोट करते जाना है, क्योंकि आपको हर रोज़ 50 एग्ज़ाम्पल अभी मिलेंगी। जो-जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप अगर लिखते जाते हैं, तो आपके खुद के एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे। जैसे कि देखिए, ब्रिटेन में जो पुलिस ऑफ़िसर्स होते हैं, उनकी सीबीटी ट्रेनिंग होती है, तो यस, हो गया। और देखो ये मैंने पॉइंट भी कैसे लिखा है, बस मैंने पॉइंट लिखा और डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल दे दिया, फिर भी 3 लाइन हो गई है और आखिर तक हमने लिखा हुआ है। तो बस आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसे ही लिखना है। फिर भी एम्पैथी ट्रेनिंग करवाइए। एम्पैथी हमने देखा भी था ना, जो कंपोनेंट थे हमारे एआई के, उसमें एक एम्पैथी था। तो एम्पैथी ट्रेनिंग करवाइए, ताकि वो सेंसिटिविटी डेवलप कर पाए, बुरा फ़ील कर पाए अगर उसके सामने कोई ग्रीवियंस लेके आ रहा है। और ये कहाँ होती है? लबासना में होती है। क्या मैं गया हुआ हूँ? नहीं। पर मुझे पता है ना कि हाँ भई, होती है ऐसी। ये सब कॉमन चीज़ें हैं कि हाँ भई, ऐसा तो होता है। फिर भी कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस करवाइए। कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है इन शॉर्ट? किसी से मीटिंग करवाइए, जो अच्छा इंसान है, उस ताकि उसका इन्फ्लुएंस पड़े एक-दूसरे के ऊपर। अभी मैं समझ लीजिए कि मैं खुद प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो उनसे सीखूँगा ना, तो वो हो गया कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ही वर्ड आ गए हैं, ब भारी-भारी वर्ड है, बट इट इज़ फाइन। शुरुआत में ऐसा लगेगा भारी-भारी वर्ड है, आप खुद इसको जब 5-6 बार यूज़ कर लोगे, फिर आपको ये ईज़ी लगेगा कि हाँ भाई, ये तो बस लिख दिया है, वर्ड है, दैट्स इट। तो वही कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस होगा बड़ी पर्सनैलिटीज़ से,
तो भई एआई अच्छा डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आईपीएस किरण बेदी से मिलवाइए, डॉक्टर जयशंकर जी से मिलवाइए और देखो ऐसे ही नाम मत लिख देना। अगर आप मैं यहाँ पे सिर्फ़ ऐसा लिखता कि भई किरण बेदी से मिलवाइए, तो बहुत खराब लगता है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वो बुरी बात है। तो लिखना क्या है कि भई आईपीएस किरण बेदी से मिलवाइए और कौन? तो फॉर्मर इसीलिए लिखा क्योंकि अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर एस जयशंकर जी, तो भई कौन? तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ताकि सामने वाले को पता चले कि भई ये ऐसे ही किसी का नाम नहीं लिख रहा है, ऊपर से रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ है, तो ऐसे नहीं लिखना। फिर चौथा है माइंडफुलनेस और योगा, ये तो सब बोलते हैं कि भई जैसे प्रोग्राम्स लाइक आर्ट ऑफ लिविंग और विपासना की ट्रेनिंग करवाइए। विपासना ट्रेनिंग बुद्धिज़्म वाले जो फॉलो करते हैं उसमें होती है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा देख लेना, वो ईज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि योगा और प्राणायाम, दैट्स इट, चलता। फिर ये कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस में आप ये भी लिख सकते थे कि भई नरेंद्र मोदी जी या फिर महेंद्र सिंह धोनी या फिर शाहरुख खान, कोई भी चलता। आपको जो पसंद आए वो चलता, पर हो सके उतना वो गवर्नमेंट वाला लिखो तो अच्छा दिखता है। हो सके उतना कोशिश वही करना कि गवर्नमेंट वाला लिखे। देखो मैंने यहाँ पे भी गवर्नमेंट लिखा है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। क्योंकि गवर्नमेंट में जाना है तो उसी का थोड़ा वो आपका माइंडसेट बना रखिए। तो ये हमारी दूसरे भाई चीज़ भी ड हमने एड्रेस कर दी। दूसरी क्या थी? कैसे डेवलप करना? तो भई ऐसे डेवलप कीजिए। तो भई ये बात तो दोनों खत्म हो गई। अभी तीसरा क्या था कि डिसीज़न मेकिंग में ये कैसे फ़ायदा करवाएगा? कैसे आप अच्छा डिसीज़न ले पाओगे? अभी देखो यही मॉडल है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल, सेम टू सेम मैंने फॉलो कर लिया पाँचों के पाँचों। जो मैंने बताए थे कीवर्ड हैं हमारे 5, वही 5 मैंने कीवर्ड डाल दिए हैं और यही डालना है। एआई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आप ये डाल दो, चल जाएगा। जैसे क्या होगा देखो मैंने यहाँ पे दूसरे में तो क्या किया था, दूसरे में क्या किया कि भई सेल्फ अवेयरनेस पहले ही डाल दिया कि डेवलप कैसे करवाओगे? तो भई सेल्फ अवेयरनेस करवाओ बंदे की कि भी उसको खुद पता चले, सेल्फ रेगुलेशन करवाओ, मोटिवेशन, सोशल स्किल, एम्पैथी, ये पाँचों करवा दो। फिर उसका फ़ायदा क्या होगा डिसीज़न मेकिंग में? तो भई सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलेशन से क्या फ़ायदा होगा? वो लिख दिया। फिर एम्पैथी, मोटिवेशन से क्या फ़ायदा होगा? वो लिख दिया और सोशल स्किल से क्या फ़ायदा होगा? वो लिख दिया। क्या ये आंसर गलत हुआ? बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है ये आंसर भी। बस वे अलग है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा और फिर उसके चीज़ें बताई। यहाँ पे अलग तरीके से लिखा, दोनों तरीके से लिख सकते हो। इवन तीसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी मैं लिख सकता था कि भई सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? ये इससे क्या होगा और फिर इसका एग्ज़ाम्पल क्या है और ये डिसीज़न मेकिंग में कैसे फ़ायदा दिलाएगा। ऐसे भी मैं लिख सकता था। इवन चौथे तरीके से भी लिख सकता था, समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ भई हाउ टू डेवलप, ठीक है? और यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग, ये मैं कह रहा था कि भई सेल्फ अवेयरनेस, उसका मतलब मैंने बताया और डिसीज़न मेकिंग में कैसे फ़ायदा होगा, तो ये पता करवाएँगे आपको आपके प्रेजुडिसेस से, स्टीरियोटाइप से और फिर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स लिख देता। इसको छोटा कर दो, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखता कि भई ऐसा कब हुआ है? तो हाँ, भई ऐसे-तैसे तरीके से हुआ है। फिर दूसरा वरी कि भई सेल्फ रेगुलेशन, उसका डिसीज़न में फ़ायदा और सेम टू सेम फॉलो उसका एग्ज़ाम्पल। ऐसे भी लिख सकता था। मतलब देयर इज़ नो हर्डल्स कि आप कैसे लिखोगे। चलो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि भई सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या फ़ायदा होगा? तो वह आप अंडरस्टैंड कर पाओगे पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, जैसे कि पर्सन खुद अवेयर होता है अपने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप से। फिर सेल्फ रेगुलेशन का क्या फ़ायदा होगा कि भई अनएथिकल प्रैक्टिसेस को आप नहीं करोगे, अगर आप खुद रेगुलेट कर लेते हो अपने आप को। कि भई जैसे कि जज का रिक्यूज़ल, जिस भी केस में वो इन्वॉल्व हो, रिक्यूज़ल मतलब क्या होता है कोई-कोई बार ना जज अपने आप को केस से पीछे हटा लेते हैं कि भई मैं इसमें जजमेंट नहीं दूँगा। क्यों? क्योंकि वो केस में उसका कुछ पर्सनल जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि भई उसके बेटे का कोई केस हो, तो बोलेगा कि भई मैं नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे बायसेस आ ही जाएँगे। तो बोल देता है कि भई सॉरी। तो वो रिक्यूज़ल होता है कि जज रिक्यूज़ल कर लिया, उसका मतलब क्या है, उसने सेल्फ रेगुलेशन कर लिया कि कुछ गलत ना होने दूँ भाई मैं। फिर एम्पैथी, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी है तो क्या फ़ायदा होगा? दूसरे के फीलिंग्स को समझ पाओगे। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? अभी देखो आपको थोड़ा-सा अगर नहीं पता है तो वियर्ड लगेगा कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स कहाँ से लेके आएँगे? पर आपको थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, 25-30 एग्ज़ाम्पल लेके आइए, खत्म, अपना काम हो गया। या फिर जो मेरे हैं उसको यूज़ करते रहिए। एग्ज़ाम्पल जैसे आईएएस सोमवंशी, ये पर्सन जो थे, इनफैक्ट अभी भी हैं, उन्होंने क्या किया था, वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, शायद उर्मिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उर्मिया डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी गर्मी थी और उधर एक चाइल्ड न्यूट्रिशन सेंटर शेल्टर्स चल रहे थे, मतलब उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो ये जो सर थे, सर ने अपने ऑफ़िस का एसी वो शेल्टर्स में डलवा दिया क्योंकि काफ़ी हीट थी।
जो लोग थे उनकी चमड़ी जल जाए उतनी हीट थी और कोई-कोई की डेथ भी हो रही थी चिल्ड्रन की। तो ये देख के तुरंत ही उन्होंने वो फ़ील किया कि भई ये तो गलत हो रहा है और अपना एसी निकाल के उधर रख दिया। ये क्या बताता है? ये एग्ज़ाम्पल बताता है एम्पैथी का, इवन कंपैशन का भी। पर हमारे यहाँ पे कीवर्ड एम्पैथी है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। फिर वही मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब है भई काम करते रहना, रिज़ल्ट कुछ भी हो रहा है, ड्यूटी कुछ भी कह रही है, पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो वर्क बियॉन्ड द ड्यूटी। तो ये कौन किया है? देखो कोई भी आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। मुझे सूझा मैंने गांधी जी लिख दिया, कि भई गांधी जी ने फाइट किया जो ब्रिटिशर्स के सामने। क्या गांधी जी की ड्यूटी थी ऐसा करना? नहीं, फिर भी उन्होंने वो किया और लगातार करते रहे मोटिवेशन से। तो ये दिखाता है कि वर्क बियॉन्ड द ड्यूटी। सोशल स्किल तो भई कोई हार्ड सिचुएशन है, उसमें लोगों को सँभाल लेना। जैसे कि भई कोई रायट हो गया है, कोई यहाँ पे भई डिज़ास्टर हो गया है, उस समय पे सँभाल लेना। तो भई आईएएस मैनेजिंग रायट। ओके, फ़ायदा क्या होगा इन सब का? एक कंक्लूजन लिखना है ना, थस एआई मेक डिसीजन मोर होलिस्टिक एंड कॉम्पिटेंट। पर ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। देखो मेरा भी यहाँ पे गलत है। लिखना कैसे चाहिए था? थस वेल डेवलप्ड एआई। इसका फ़ायदा क्या होता? यहाँ पे मैं बता देता था कि ये जो डेवलप्ड वाला था कि भई डेवलप कैसे होगा, उसको एड्रेस किया और फिर उसका बेनिफिट डिसीजन मेकिंग में कैसे बेनिफिट, तो होलिस्टिक और कॉम्पिटेंट बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं समरी, कि जो आपने लिखा है ना कंक्लूजन में उसकी समरी लिख दीजिए। तो मैंने बोला कि भई वेल डेवलप्ड एआई है, तो डिसीजन मेकिंग को होलिस्टिक और कॉम्पिटेंट बनाएगा। और इवन ये भी बता दूँ, ये मैंने अगर ऐसा लिखा है ना, तो मेरे मार्क्स माइनस होंगे, कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि वर्ड लिमिट यहाँ तक ही है। उसके नीचे अगर मैं लिख रहा हूँ तो मार्क्स कटने ही कटने हैं, मुझे यहाँ तक ही लिखना था। दैट्स इट। तो ये आपको दिमाग में रखना है। देखो मैंने फॉलो नहीं किया है। ये मैं खुद क्योंकि मैं खुद टाइम लिमिट में लिखा हूँ ये। ये मेरा भई 7 मिनट के अंदर लिखा हुआ है, तो बहुत तेज़ लिखा हुआ है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं भई। फिर देखो ये दूसरा लिखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने भाई पहले ही सेल्फ अवेयरनेस लिख दिया कि पब्लिक सर्विस सेल्फ रेगुलेशन लिख दिया। सेल्फ रेगुलेशन क्या है भाई? डॉक्टर ने कोविड-19 में अपने आप को जिस तरीके से सँभाला, फिर मोटिवेशन तो सोल्जर अपने मदरलैंड के लिए कैसे वर्क बियॉन्ड द ड्यूटी भी कर लेते हैं। फिर सोशल स्किल है, एम्पैथी में मैंने गांधी जी और उनकी लाइफ स्टोरी लिख दिया। अभी देखो हर एक में मैंने पीछे हमने मैंने कोई और एग्ज़ाम्पल लिखे थे, यहाँ पे कुछ और एग्ज़ाम्पल लिखे, बट इट्स फाइन, बहुत तो सेम ही है। ये ऊपर से ईज़ी एग्ज़ाम्पल है कि भई हाँ, सोल्जर मदरलैंड के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने कोविड-19 के दौरान जो काम किया और देखो सेम है ना, सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन, सोशल स्किल, एम्पैथी, ऊपर-नीचे चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हेल्प कैसे करेगा डिसीजन मेकिंग में भई? तो देखो अभी मुझे पता है कि सेम टू सेम ही पॉइंट लिखने हैं तो जोड़ दो, क्योंकि जगह भी नहीं है मेरे पास, तो जोड़ दिया। अवेयरनेस और रेगुलेशन, जज का रेक्यूज़ल, एम्पैथी और मोटिवेशन, एस सोमवंशी जो चा एसी का रिलोकेशन कर दिया और फिर सोशल स्किल तो भई रायट और अनफोर्सिन डिज़ास्टर्स जैसे हो जाते हैं। उसमें एग्ज़ाम्पल लिख दिया आईपीएस अमित लोढ़ा, आपने सीरीज़ देखी ही होगी खाकी, कि कैसे वो मैनेज करते हैं राइट दिक सिचुएशन को। लास्ट में एआई मेक्स पर्सनल मोर रिस्पॉन्सिव, एथिकल एंड कॉम्पिटेंट एज़ पर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिखना ही चाहिए, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया क्योंकि गलत तो होने नहीं वाला है, तो लिखो। अगर मार्क्स मिलते हैं तो अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो भी क्या दिक्कत है, कुछ गलत नहीं है। तो बस कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट आंसर था और हम यही करेंगे। ये हमने एक डिस्कस किया, साथ ही साथ मैंने आपको बता भी दिया कि भई हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। ये चीज़ अगर आपने नहीं भी पढ़ी थी कि भई एआई का मतलब क्या होता है, तो भी आपको अभी पता है। अभी मैं आपको दूसरा भी एआई का क्वेश्चन दूँ कि भई इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन लिख के आओ, तो आपको क्या पता है कि ये 5 चीज़ तो मुझे यूज़ करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए ये 5 तो लिख के ही आना है। फिर ये गोलमैन को लिख के ही आना है और फिर आईआईपीए को अगर कोट कर सकते हो कहीं पे तो कर दो या फिर समरी डायरेक्ट लिख दो, बात खत्म हो गई। इतना ही अगर आपने किया है तो वो तो तय है कि आप एकदम कमज़ोर तो मार्क्स स्कोर नहीं करोगे। और एग्ज़ाम्पल नहीं पता है तो कॉपी कर लीजिए आराम से। और देखो स्ट्रक्चर यही रहेगा कि जो भी चीज़ पूछिए उसको आप ब्रैकेट में बनाओगे। फिर जो आप दूसरे पार्ट को अगर एड्रेस कर रहे हो, देखो ये मेरा पहला पार्ट था, ब्रैकेट में है। दूसरा पार्ट था, ब्रैकेट में है। ब्रैकेट क्या सॉरी बॉक्स में है, ठीक है? बॉक्स बना दिया है मैंने। फिर तीसरा पार्ट मेरा था तो तीसरा पार्ट भी बॉक्स में है। अगर एग्ज़ामिनर ऊपर-ऊपर से भी पढ़ रहा है, तो उसको ये 3 बॉक्स तो क्लियरली दिख ही रहे हैं कि हाँ भाई बंदे ने 3 डिमांड थी और तीनों डिमांड को एड्रेस किया हुआ है। और जो भी हमारे पॉइंट है, हेड पॉइंट्स होते हैं, हेड उसको भी आपको ऐसे अंडरलाइन करनी ही करनी है। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, फिर जो पैरा के अंदर वर्ड है, जैसे कि भई यहाँ पे गांधी जी था, तो गांधी जी को मैंने भई राउंड कर दिया, बॉक्स में डाल दिया। और एक्चुअली मैं ऐसा ही करता हूँ कि जो भी पर्सन है ना, पर्सन के ऊपर बॉक्स मार देता हूँ। पर्सन के ही ऊपर, दूसरी हर जगह पे बॉक्स मत मारो। जैसे देखो यहाँ पे
सोमवंशी जी है, अमित लोढ़ा जी है, सबके ऊपर बॉक्स है। ताकि जो भी देख रहा है ना उसको तुरंत पता चल जाए कि हाँ भाई इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको कि भाई जस्ट का रिक्यूजल। अब मैं पूरा का पूरा उसको हेडलाइन अंडरलाइन करूँगा तो बकवास हो जाएगा। ओके, तो इतना काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो भी मुझे बताना। अगर आपको ऐसा है कि भई सर आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता है, सीखना ज़रूरी है सबसे पहले तो भी मुझे बता दीजिएगा, तो हम उसका कुछ करेंगे। पर मेरी बात मानो, एथिक्स जो है ना, वो सीखने से ज़्यादा लिखने से होगा। आप जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बेहतर है। और यही होता है, इसी तरीके से लिखना है कि भई कुछ-कुछ चीज़ें हैं वो आपको बस मेंशन करनी है, बात खत्म हो गई। वो आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए बेहतर है। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे डेफ़िनेटली बताइएगा, इसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, कुछ और करना है तो बताना। ये इसलिए है क्योंकि एक्चुअली काम आपको यही आएगा। मैं हिस्ट्री करना बंद कर दिया, क्यों कर दिया हिस्ट्री? क्योंकि बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पड़े हुए हैं और मैं खामख़ा बनाता हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है। और जबकि आंसर राइटिंग का मैंने खुद देखा, आंसर राइटिंग का कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगा भई इसके ऊपर बनाना चाहिए कि जो एक्चुअली नीडेड है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको पढ़ भी लेते हो तो आंसर लिखना नहीं आता है कि इसको लिखें कैसे, कितना लिखें? इसलिए मैंने सोचा यही बनाते हैं। इफ यू लाइक तो भई मुझे बताना ज़रूर, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि चलो 2 लोग देख तो रहे हैं। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। कल से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आंसर को इंक्लूड कर लेंगे हमारे डिस्कशन में, और समझाने वाली बात होगी तो एक ही करेंगे। चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।